हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्लांट सेल्स का। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल बच्चों मैं आपको बता दूं, प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है वो सेल वॉल होता है और परमिएबल नेचर का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल वॉल डेड होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है वो सेल मेम्ब्रेन है और लिविंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल एनिमल सेल होता कैसा है। ये आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सेल के आउटर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लेयर है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। चूंकि प्लांट सेल में वैक्यूल होता था इसलिए न्यूक्लियस को सरकमफेरेंस में पुश कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये एग्जैक्ट सेंट्रल होता है, सेंट्रल पोजीशन में, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसको मैं बना दूं और इसको इस तरह से स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर इस राइबोसोम के सरफेस पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ वाला जो पोर्शन होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है। ये सब राइबोसोम है और राइबोसोम जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट इसमें एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना दे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें होगा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्पेशली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज फूड का ऑक्सीडेशन इसी के अंदर होता है जिससे एनर्जी हम लोगों को मिलती है। एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप बना देंगे जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40 टाइप्स का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करता क्या होगा, तो सपोज दैट मान लीजिए कोई ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो काम करते करते ओल्ड हो चुका है, तो फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाता है ओल्ड होने के बाद, तो उसे लाइसोसोम डाइजेस्ट करके यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर डाल देता है और जो वेस्ट सब्सटेंस है उसे सेल के बाहर कर देता है। और स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं आप, गोल्गी बॉडी बना दीजिए, गोल्गी बॉडी बना दीजिए इस तरह से। इसका नाम दे दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका आउटर प्लाज्मा, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पोर्शन कहलाता है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कहिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्गी अपरेटस कहिए, तीनों नाम से जाना जाता है।
इस स्ट्रक्चर को आप नाम दे सकते हैं लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर का आप नाम दे दीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों आगे आप पढ़ेंगे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के अंदर लिपिड का सिंथेसिस करता है। और यही स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर के जो प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करता है, इसी प्रोटीन लिपिड से इस सेल का सेल मेम्ब्रेन बना होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है, काफी उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन। और इसी में एक मेम्ब्रेनलेस राउंड स्ट्रक्चर दिख जाएगा, मेम्ब्रेनलेस राउंड स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। जो ये न्यूक्लियोलस होता है इसे हम लोग स्पेशली फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं, बिकॉज ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसका भी हम लोग नाम लिखते हैं। ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो यहां से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये जो होल दिख रहा है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और इसी न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म, इसके अंदर से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस से सेल के अंदर आता है। बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच जो चारों स्ट्रक्चर है ये इस तरह का लिक्विड से बड़ा होता है, पूरे में लिक्विड बड़ा होता है। और इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको भी एक जगह लेवल कर दीजिए आप, इसे कहेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक और लेवल मैं कर दूं, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमैटिन। और ये जो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर इसमें मैं आपको बताया, ये राउंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। और जिसे स्पेशली हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सेल शेप। बच्चों किसी भी सेल का जो शेप होता है ये डिपेंड करता है ये सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा सेल का फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर शेप होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन the function performed by the cell। सेल किस तरह का हम लोगों के बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है उसी के अकॉर्डिंग इसका शेप डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं मसल सेल। मसल सेल्स, बच्चों मसल सेल्स का काम क्या होता है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है और हम लोगों के मूवमेंट में मदद करता है।
जिसके कारण इसका शेप इलोंगेटेड होता है, बिकॉज इसको बॉडी को फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है और मूवमेंट के लायक बनाना होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग स्पिंडल सेप्ट। स्पिंडल सेप्ट। नेक्स्ट इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं और इसका शेप जो है डिस्क शेप्ड होता है, बिकॉज इसको सेल के थ्रू ब्लड के थ्रू मूव करना होता है और इसका बेसिकली काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका शेप लिखेंगे हम लोग डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप्ड। ल्यूकोसाइट की बात करें, ल्यूकोसाइट बच्चों, ल्यूकोसाइट बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर अगर इन कर जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने की जिम्मेवारी इस ल्यूकोसाइट्स के पास होता है। ल्यूकोसाइट्स को WBC भी हम लोग कहते हैं। तो चूंकि जहाँ कहीं भी इंफेक्शन है बॉडी के अंदर सभी जगह पे इसको पहुँचना होता है, तो शेप इसका इस तरह का होना चाहिए जो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इसको ऑब्स्टेकल डेवलप न हो। इसलिए ल्यूकोसाइट का जो शेप होता है अमीबोइड होता है। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे जैसे अमीबा अपना शेप बदल सकता है वैसे ल्यूकोसाइट भी अपना शेप बॉडी के अंदर चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल बच्चों, आप जानते हैं हम लोगों के बॉडी के अंदर नर्व सेल्स का काम क्या है। नर्व सेल्स का काम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच कोऑर्डिनेशन स्टेबल करना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना, जिसके कारण पूरे बॉडी के अंदर ये नर्व सेल्स फैला हुआ है और पूरे बॉडी में फैलने के लिए इसका साइज एलोंगेटेड होना आवश्यक था, अदरवाइज पूरे बॉडी में ये नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए इसका जो शेप होता है इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है। अप्रोक्सीमेटली ये 1 मीटर का होता है। कहा जाता है ये लॉन्गेस्ट सेल है हम लोगों के बॉडी में। लॉन्गेस्ट मैं कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम। बच्चों जाइलम फ्लोएम क्या है? ये प्लांट सेल के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम लीफ में ग्रीन पार्ट में बने फूड को प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चूंकि इसका काम है प्लांट्स के पूरे बॉडी में पहुंचकर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए इसका शेप एलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड होता है। बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, किसी भी सेल का जो शेप है ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है जो वो सेल का फंक्शन क्या है, किस टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेल साइज। सेल साइज बच्चों, ये सेल साइज जो है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है। और मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइक्रोमीटर एक यूनिट है। अब यहाँ पे कई चीजें हैं जो हम लोगों को याद करके रखना है। लार्जेस्ट सेल, अगर आपसे कहा जाता है सिर्फ लार्जेस्ट सेल तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। अगर आपसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल, सिर्फ स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे PPLO। PPLO इस और माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है बच्चों प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, तो बच्चों लॉन्गेस्ट सेल में आप समझ सकते हैं कौन हो सकता है। हम लोगों के बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। नर्व सेल जो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें और प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा। अगर आप पूछा जाता है आपसे प्लांट्स बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल, तो एब्सोल्युटली आप कहेंगे जाइलम और फ्लोएम। चूंकि मैं बता चुका हूं जाइलम फ्लोएम पूरे बॉडी में मूव कर रहा होता है, इसलिए उसका साइज एलोंगेटेड होना आवश्यक है। अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, तो आप कहेंगे एग सेल। एग सेल जो ओवम होता है उसे एग सेल कहते हैं हम लोग। और अगर आपसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो आप कहेंगे इसका आंसर स्पर्म सेल। बच्चों ये क्लियर होना चाहिए, अगर सिर्फ आपसे लार्जेस्ट पूछता है तो ऑस्टिच एग कहेंगे, स्मॉलेस्ट पूछता है तो पीपीएलओ कहेंगे, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा कहेंगे। लेकिन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कहता है अगर, तो आप एग सेल का नाम लेंगे। स्पर्म सेल जो स्मॉलेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर है क्या। और अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट सेल का आंसर आप कहेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल्स का ही दूसरा नाम है न्यूरॉन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल नंबर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेरे से पूछा जाता है जो सेल नंबर किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, जितना बड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स उसमें होगा। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर माउस की बात किया जाए और एक एलिफेंट की बात किया जाए, तो ऑब्वियस है माउस में नंबर ऑफ सेल्स कम होगा और एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा। इसमें लिख लेंगे आप लोग नंबर ऑफ सेल्स in an organism depends on size of the organism। ऑर्गेनिज्म का कितना बड़ा साइज है इस पे डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे हाउ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज करता है, तो
बच्चों अब मैं आपको बता दूं, किसी भी सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ता है तो उसका रीजन है सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन बेसिकली दो तरह का होता है, एक माइटोटिक डिवीजन और दूसरा मियोटिक डिवीजन। माइटोसिस में एक सेल्स डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, फिर नेक्स्ट जो डॉटर सेल धीरे धीरे मैच्योर्ड होता है, फिर वो एक से दो में डिवाइड होता है। ग्रेजुअली इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो इनिशियली जब वो उसका जन्म होता है तो साइज छोटा होता है और समय बीतने के साथ साथ उसका बॉडी में ग्रोथ होता है तो साइज उसका बढ़ता है। कैसे बढ़ता होगा? तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर बढ़ता होगा। तो ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता कैसे है? तो आप कहेंगे बाय सेल डिवीजन। नंबर ऑफ सेल्स of cells increases in an organism by cell division। सेल डिवीजन, लेकिन ये सेल डिवीजन है क्या? तो बच्चों इस सेल डिवीजन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मियोसिस एक हो जाएगा माइटोसिस और दूसरा होगा मियोसिस। मियोसिस इसमें क्या होता है, एक सेल जो है ये ग्रेजुअली दो सेल में डिवाइड हो जाता है। जो दो सेल नया बनता है इसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल्स, और जो नया पहले वाला ओल्ड सेल्स होता है इसको कहते हैं पेरेंट सेल, या इसको कहते हैं मदर सेल। मदर सेल। और जो नया बना इसको कहते हैं हम लोग डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो माइटोसिस के बारे में आप लोग को लिखना हो तो आप लिखेंगे अब मदर सेल divides into two डॉटर सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्रोमोसोम्स नंबर do not change in daughter cell। डॉटर सेल, ये जो डॉटर सेल है यहां अगर क्रोमोसोम का नंबर आप मान लीजिए 2n है, सपोज दैट 2n है, 2n क्या है इस चीज को बाद में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेगा, मदर सेल में अगर क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n ही होगा, डॉटर सेल में भी 2n ही होगा, लेकिन यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइटोसिस होता किस में है? तो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में। ये सोमैटिक सेल्स क्या होता है? तो जिससे हम लोगों का पूरा बॉडी बना हुआ है इसको कहते हैं हम लोग सोमैटिक सेल्स। और फिर ये आप पूछेंगे मियोसिस फिर कहाँ होता है? बच्चों मियोसिस का डेफिनेशन, इसका स्पेलिंग सुधार कर लेंगे, MEIOSIS। ठीक है, मियोसिस होता कहाँ है? It occur during
गैमीटोजेनेसिस, जिस समय बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय मियोटिक डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस का? तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। अब मियोसिस में क्या होता होगा तो रफली आप समझ लीजिए, एक मदर सेल होता होगा और ये मदर सेल डिवाइड हो जाता है 4 डॉटर सेल्स में। 4 डॉटर सेल्स में, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर अगर 2n है तो सभी डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर n हो जाता है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो माइटोसिस होता है ये सोमैटिक सेल्स में होता है। इट मीन्स बॉडी का ग्रोथ होने के लिए जितना भी सेल्स है सभी को कहा जाता है सोमैटिक सेल्स, और इसमें एक सेल्स डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। समय के साथ ये डॉटर सेल्स मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड होने के बाद फिर से वो डिवाइड होता है, फिर डॉटर सेल्स बनाता है। ये प्रोसेस ग्रेजुअली कंटिन्यू रहता है, हम लोगों के बॉडी में सेल्स इंक्रीज होता रहता है। लेकिन दूसरा प्रोसेस है मियोसिस, इसमें ये सिर्फ गोनैड्स में होता है। गोनैड्स किसको कहते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमीट्स का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होता है उसे हम लोग गोनैड्स कहते हैं। तो गोनैड्स में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, और गैमीटोजेनेसिस के समय मियोसिस होता है। और मियोसिस का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है जो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन plant cell and एनिमल सेल। बच्चों अगर एक कैटेगरी में बना दूं एनिमल सेल और एक कैटेगरी बना दूं प्लांट सेल, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है उसे कहते हैं सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप लिखेंगे सेल वॉल एब्सेंट, प्लांट सेल में लिखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट। जो एनिमल सेल है इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है, चूंकि प्लास्टिड में एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट जिसका काम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। तो एनिमल्स में ऐसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होना आवश्यक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लास्टिड एब्सेंट। प्लांट सेल में लिखेंगे प्लास्टिड प्रेजेंट। एनिमल सेल के अंदर बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है, और जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है। याद रखिएगा, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम, और सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है, जबकि ये सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में फिर सेल डिवीजन में मदद कौन करता होगा? तो वहां पे प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिखेंगे सेंट्रोजोम प्रेजेंट, लेकिन प्लांट सेल में
सेंट्रोजोम एब्सेंट, सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस समय प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना रहे थे बच्चों, आप देखे होंगे प्लांट सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा हो भी सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। तो जनरली आप लिखेंगे, जनरली वैक्यूल एब्सेंट, एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर में लिखेंगे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। ये 4 पॉइंट्स है बच्चों जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, अगर बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली और अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।